बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत रहेगी या घर जाएगी, अब इसका फैसला सेनेट इलेक्शन के बाद होगा। जराए का दावा यह है कि अपोजिशन ने मार्च में दोबारा तहरीक शुरू करने का फैसला किया है और इसको अगले 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून में इख्तिताम तक पहुंचाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के लिए भी अप्रैल और मई की किसी तारीख का तयन किया जा रहा है और कहने वाले ये कहते हैं कि अगला बजट हुकूमत का आखिरी बजट होगा। ताकतवर हल्के खान साहब की हुकूमत को बजट तक मोहलत दिलाने में कामयाब हो गए। लीगी जरा इस बात की तस्दीक नहीं करते कि उनकी तरफ से हुकूमत को मजीद मोहलत दी जा चुकी है, लेकिन जरा ये भी बताते हैं कि पीडीएम की तहरीक का मोमेंटम कमजोर होने की वजह से या मोमेंटम टूटने की वजह से अपोजिशन को अब अपनी हिकमत अमली बदलना पड़ रही है। मार्च में दोबारा तहरीक शुरू करके पहले मोमेंटम बिल्ड किया जाएगा और उसके बाद बतदरीज हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, जिसमें कारोबारी जिंदगी को मफलूज करना और निजाम में हुकूमत को मुअत्तल करना शामिल है। अब कहने वाले ये कहते हैं कि हुकूमत को घर भेजने पर तो इत्तफाक हो चुका है, लेकिन उसके तरीकेकार पर इख्तलाफात मौजूद है। तरीकेकार का तयन किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली पर फिलहाल अपोजिशन राजी नहीं, लेकिन बाकी ताकतें इस बात पर राजी हैं कि खान साहब के खिलाफ अगर तहरीक एतमाद लाई जा सकती है, हुकूमत की तब्दीली विद इन हाउस की जा सकती है, तो उसके लिए गो अहेड है, यानी ले आए। लेकिन नवाज शरीफ और उनके इत्तेहादी ये समझते हैं कि खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक खान साहब के इत्तेहादी उनसे अलग ना हो जाए, और इत्तेहादी उस वक्त तक अलग नहीं होंगे जब तक उन्हें अपने सरपरस्तों की तरफ से कोई इशारा ना मिल जाए। और इशारा मिलने का पता उस वक्त चलेगा जब इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब दूसरा तरीका हुकूमत को मफलूज करके घर भेजने का है, जिस पर अपोजिशन की जमातें राजी है, मगर ताकतवर हल्के इस पर राजी नहीं है। वो निजाम हुकूमत को मफलूज करने के हक में नहीं है। हालात को बहुत खतरनाक करार दिया जा रहा है। इन हालात में अगर हुकूमत को मफलूज किया गया या निजाम जिंदगी मुअत्तल किया गया तो बैरूनी खतरात बढ़ जाएंगे। अपोजिशन की जमातों में तवील धरना देने पर भी इत्तफाक नहीं है। पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, लेकिन धरना देने से हिचकिचा रही है, इसलिए अपोजिशन भी खुलकर अपने सारे कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही। हुकूमत गिराने का आखिरी ऑप्शन इस्तीफे समझा जा रहा था, लेकिन इस्तीफे देने का मतलब नए इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसके लिए ना हुकूमत तैयार नजर आती है, ना ही अपोजिशन की कोई तैयारी है। तो बहुत सारे ऑप्शन है जिन पर गौर किया जा रहा है। और जरा ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ को ताकतवर हल्कों की ख्वाहिशात पर मबनी पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं और इस बात पर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है कि आइंदा जलसे जुलूसों में अस्करी शख्सियात का नाम लेने से गुरेज किया जाएगा, जो अमली तौर पर सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन अपोजिशन इस पर मशरूत अमल करेगी। अपोजिशन को सियासी सरगर्मियों से नहीं रोका जाएगा। हुकूमत ने अपोजिशन को इसीलिए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज से ना रोकने का फैसला किया है। खान साहब की जानिब से वुज़रा पर कड़ी तनकीद के बाद आज वुज़रा के जुम्मे गफीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेर रशीद, फरोह नसीब, परवेज खटक, शिबली फराज समेत कई वुज़रा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ने जो बाज लीगल मशवरे दिए हैं कि 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उसी इलेक्शन में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी जिस इलेक्शन पे इनको एतराज़ है, उस असम्बली पे जो इनको एतराज़ है, उस असम्बली में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस असम्बली में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। सेनेट है जी, हाँ। और परवेज खटक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये रिफॉर्म्स ही नहीं कर रहे और मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि सेनेट के इलेक्शन में भी ये हिस्सा लेंगे। सो आज की कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा क्यों कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इस वक्त वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे और उनसे तोके रखते हैं कि वो भी इसमें हुकूमत की इस नेक दिली को, हुकूमत की इस अच्छी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करेंगे। अपोजिशन ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान कर रखा है।
अब ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने अपनी पॉलिसी बदली है और दोनों गो स्लो पॉलिसी के तहत आगे बढ़ेंगे। सेनेट का इलेक्शन प्रायोरिटी है और हुकूमत ये उम्मीद करती है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग है कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। तो बज़ाहिर यूं लगता है कि खान साहब अपनी हुकूमत को उस हल्ले से बचाने में कामयाब हुए हैं जिसका फरवरी या मार्च में फैसला कुन कोई नतीजा निकलना था। लेकिन अपोजिशन के तेवर अभी बदले नहीं है और आने वाले दिनों में ये तेवर दिखाई देते रहेंगे। लेकिन इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का मामला अब आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों बुनियादी तौर पे खित्ते में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनका भी इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में इंतकाल इक़्तिदार का इंतजार किया जा रहा है। नई अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से क्या फैसले करती है या उसका रुझान किस तरफ होता है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी तय कर रखी थी उसमें अब नुमाया तब्दीली का कभी इम्कान है। इसलिए बहुत से अरब ममालिक ने अपनी पोजीशन बदल ली है। नई अमेरिकी इंतजामिया की पॉलिसी से खित्ते में नुमाया तब्दीलियां आ सकती हैं और इसका पाकिस्तान के सियासी हालात पर असर पड़ना यकीनी है। तो वेट एंड सी का खेल शुरू हो गया और खबरें कुछ और भी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर नदीम अफजल चंद नाराज हो गए। उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और ये इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर पड़ा है जिसे वो गौर से देख रहे हैं। इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं, या मंजूर होगा या नहीं, अभी वज़ीर आज़म गुमगू का शिकार है। कल ही वज़ीर आज़म ने धमकी दी थी कि जो वज़रा हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते तो वो इस्तीफा दे दें। तो नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा देकर ये ऐलान कर दिया कि वो हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करते। अब देखना है खान साहब उनका इस्तीफा मंजूर करते हैं या नहीं और अपने ऐलान करदा यानी जो उन्होंने ऐलान किया उसके ऊपर वो कायम है या नहीं। चेयरमैन नईम बुखारी को अदालत ने बतौर चेयरमैन काम करने से रोक दिया। नईम बुखारी भी खान साहब के बड़े ब्लू आइड थे और तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन समझे जाते हैं और साहबका हुकूमत और साहबका हुक्मरानों के बहुत जबरदस्त नाक़िद हैं। उन्हें खान साहब ने चेयरमैन लगा दिया था तो कोर्ट ने उन्हें बतौर चेयरमैन काम करने से रोक दिया है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम भी इस्तीफा हाथ में लिए घूम रहे हैं। तो बाकी सब ठीक है। नदीम अफजल चंद को वज़ीर आज़म पर यह एतराज भी था कि उन्होंने कोयटा जाने में ताखीर की और मैयतों को दफनाने की शर्त आयद की। नईम बुखारी को हुकूमत ने क़वायद व ज़वाबित पूरे किए बगैर और मेरिट को मद्देनजर रखे बगैर पीटीवी का चेयरमैन बना दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और इस तकर्री के लिए क़वायद व ज़वाबित पूरे करे। और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को इतराज ये है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। सारे इख्तियारात बोर्ड के सरबराह एहसान मानी के पास है जो वज़ीर आज़म के अलावा किसी की नहीं सुनते और बाकी सब ठीक है। 16 जनवरी से अवाम पर पेट्रोल बम गिरने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और इतलात यह है पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 95 पैसे इजाफा होगा, यानी 5 पैसे हातम ताई की कब्र पर लात मारने के लिए छोड़े गए हैं। तो पेट्रोल की कीमत बढ़कर 115 रुपए और कुछ पैसे फी लीटर हो जाएगी। राउंड फिगर में लेके तो ये 116 रुपए फी लीटर हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी बढ़ेगी और 9 रुपए 97 पैसे कीमत बढ़ाने का यानी समरी भेजी गई है। बाकी सब ठीक है। कुकिंग ऑयल कुछ महंगा हो रहा है और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता कई दिनों से ये इजाफा होता चला जा रहा है। अब तक की इतलात ये है कि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 100% इजाफा हो चुका है और कुकिंग ऑयल एक ही दिन में यानी आज के रोज कुकिंग ऑयल की कीमत में 29 रुपए फी लीटर और घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। तो बाकी सब ठीक है। चीनी का तो आवाम को मालूम ही है कि चंद दिन 80 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त होने के बाद अब यह कीमत फिर से 100 रुपए किलो से ज्यादा हो चुकी है। बाकी सब ठीक है। और ब्रॉडशीट के नाम से अब तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ हो गया। ब्रॉडशीट वो बरतानवी कंपनी है जिसने पाकिस्तान से अरबों रुपए हर्जाने में वसूल कर लिए और इस कंपनी को नवाज शरीफ के असासों का सुराग लगाना था, लेकिन वो कहते ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अरबों रुपया पाकिस्तानी खजाने से लेकर वो चलते बने। इस मौजू पर गुफ्तगू करें कल खान साहब ने भी ऐलान किया था कि एक शख्स सऊदी अरब से $1 अरब लंदन लेके गया। वो शख्स कौन है, इसका जवाब दे रहे हैं शिबली फराज। अब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से गालिबन लंदन भेजा।
मुल्क से बाहर भेजा और उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, वो कौन शख्स है ये भी तो आपको बताना चाहिए, और वो किस मद में पैसे बाहर गए, और क्या उसकी प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी या पाकिस्तानी कौम का पैसा जो बाहर गया है? देखें, प्राइवेट ट्रांजैक्शन तो किसी शख्स की हो नहीं सकती, वो इलीगल होगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर वो हुकूमत में है और वो बाहर पैसे ले जा रहा है गैर कानूनी तौर पे, तो ये इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है। दूसरी बात यह है कि हमने ये देखा है कि न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि उसके तमाम तो नहीं अक्सर वज़रा, जिसमें कि ख्वाजा आसिफ, ये बाकी जितने भी वो हैं इनके वज़ीर हैं, इन्होंने बाहर अकामे लिए हुए थे और उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, क्योंकि उसके जरिए ये पैसे उधर ले जाते थे। आपको नाम पता है कि कौन है जिसने ये किया दूसरे ममालिक में? ये नाम पता है आपको कौन है जिसने $1 अरब बाहर भेजा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर रेफर कर रहे हैं, सऊदी अरब से बाहर भेजा है? देखें, ये जिस वजह से भी नाम अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन डेफिनेटली ये है, और काश ये $1 बिलियन ही होता, इससे बहुत ज्यादा है। ये तो वो हैं जिनके के सबूत भी मिल गए हैं और अनकरीब उनको हम एक्सपोज करेंगे। बिकॉज लगता यूं है कि खान साहब को भी इब्हाम पैदा करने का बड़ा शौक है। सऊदी अरब से लंदन $1 अरब अगर नवाज शरीफ ने भेजे होते तो हुकूमत नाम बताने में 1 मिनट न लगाती, बल्कि लुटियां डाल रही होती। सऊदी अरब और लंदन का नाम लेते ही लोगों को नवाज शरीफ याद आ जाते हैं। इसलिए खान साहब उन लोगों को तसल्ली दे रहे हैं जिन्हें यह यकीन दिलाया जा चुका है कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के सबसे करप्ट इंसान है। वो आसानी से इस बात पर यकीन कर लेंगे, तो खान साहब को नाम लेने की भी जरूरत नहीं। नाम किसी को पता ही नहीं, नाम होगा तो बताएंगे ना, और नाम लेंगे तो एक बार फिर साबित करना पड़ेगा, और साबित करने की कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि झूठ के को पाव होते नहीं। इससे पहले भी खान साहब ने यह दावा किया था कि शहबाज शरीफ ने उन्हें $10 अरब की रिश्वत की ऑफर की थी, और एक थर्ड पार्टी के जरिए, यानी शहबाज शरीफ की तरफ से एक आदमी खान साहब के पास $10 अरब रिश्वत लेके आया था। तो उस तीसरे आदमी का नाम तो आज तक खान साहब बता नहीं सके। इसमें दर्जनों प्रोग्राम हुए और सबने सवाल किए कि उस शख्स का नाम बता दे जिसने रिश्वत की ऑफर की। शहबाज शरीफ ने इस पे अदालत में केस भी दायर कर दिया, और ये कहीं किसी अदालत में जेर समाअत भी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि खान साहब उसमें पेश ही नहीं होते। खान साहब चूंकि अपने सियासी मुखालफिन के करप्ट होने का ढंडोरा पीटते रहते हैं, तो उनके वोटर, सपोर्टर, फैन फॉलोइंग उनकी तरह न किसी सबूत पे यकीन रखते हैं, न किसी शवाहिद पे यकीन रखते हैं, तो अपना कान देखने की बजाय कौवे के पीछे भागना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर खान साहब ने सऊदी अरब और लंदन का नाम ले दिया तो शक सीधा नवाज शरीफ पर जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ जिलावतनी के दिनों में सऊदी अरब में मुकीम थे और वही सबसे मालदार आदमी है, लंदन में उनके बच्चे रहते हैं, तो इसको लिंक करना बड़ा आसान है। अब वो बेचारे क्या बताएंगे जिनको खुद कुछ पता नहीं और वो खुद ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। यहां पे लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। तजिया निगार है इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं खान साहब के हवाले से और खान साहब के उस बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने वज़रा को बड़ा सख्त जो है वो मैसेज दिया कि काम करे वरना उनको फारिग कर दिया जाएगा, और जो भी हुकूमती पॉलिसी से इनहराफ करेगा वो कबीना में नहीं रहेगा। तो पहला उसका रिजल्ट तो आ गया था, नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी तक खरूज मेरी इतलात के मुताबिक तो इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, और खान साहब हैरान परेशान है कि इस्तीफा भी आ गया। शाद भट्टी इसका तजिया कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। में रखना चाहिए कि इस काबीना में तरीके इंसाफ भी है, MQM भी है, GDA भी है, काफ लीग भी है, सूबा मुहाज वाले भी हैं, बाप वाले भी हैं, आजाद भी हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं, यानी भांत भांत के लोग बैठे हैं। मतलब तरीके इंसाफ भी है, नून लीग भी है, मतलब पीपल्स पार्टी भी है, मतलब MQM भी है, मतलब कौमी हुकूमत है सारी।
तो सबकी सोच अलग, सबकी तरजीहात अलग, अक्सर दिलो जान से तरीके इंसाफ के एजेंडे के साथ नहीं है और वो हो भी नहीं सकते क्योंकि उन सारी 40-40 साल से वो एक और पार्टी में थे। दूसरी वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा? जजा सजा नहीं, डर उतर गया है। एनर्जी के बाद और PIA खुद का हमले के बाद गुलाम सरवर मौजूद हैं, शुगर कमीशन में रजाक दाऊद, असद उमर बुजदार, खुसरू बख्तियार का नाम था, मौजूद है। एनर्जी वापडा में नदीम बाबर, उमर अयूब मौजूद हैं। रेलवे कारकर्दगी के बाद शेख रशीद की प्रमोशन हो गई। इदारा जाती रिफॉर्म्स हुई नहीं, 2.5 साल में अरबाब शहजाद, इशरत हुसैन मौजूद हैं, आजम सवाती साहब मौजूद हैं। 90% वुज़रा अपनी कारकर्दगी पर फारिग होने के काबिल हैं। नहीं किया क्या तो ये क्या, अगर किया, कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने, अगर किया तो इतना किया कि फिरदौस आशिक को मरकज से पंजाब में भिजवा दिया, शहबाज गिल को पंजाब से मरकज में ले आया, ये तब्दीली आई। आखिरी बात, आपस की साजिशें, आपस की लड़ाइयां भी हैं। बहुत सारे पहली बार MNA बने और पहली दफा वजीर आजम बने हैं। ज्यादा का फोकस पॉइंट इमरान खान को खुश करना होता है कि किस तरह सियासी मुखालफों पर चढ़ाइयां की जाए और इमरान खान को खुश हों, ना कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर। मुखालफीन पर तनकीद करके वो अपनी दिहाड़ियां गुजार रहे हैं। हाँ साहब तो ये कहा करते थे कि उन्हें टीम ही तो बनाना आती है, उनका असल हुनर टीम बनाना है। वो क्रिकेट में भी कप्तान थे और सियासत में भी वो कप्तानी का दावा लेकर आए। और अगर अब टीम ऐसी निकली है तो फिर कसूर किसका है, टीम का या टीम बनाने के दावे करने वालों का? दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब को सबसे ज्यादा शौक इस बात का है कि उनके वुज़रा मुखालफिन की धज्जियां उड़ाते रहे और हर वक्त पॉलिटिक्स खेलते रहे और वजारत का क्राइटेरिया ये हो कि किसको कितनी गालियां आती हैं और वो किसको कितना बुरा भला कह सकता है, तो फिर वजीर क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। साहब आलम को खुशामद का शौक है और वो खुशामद पसंद है, तो फिर उनके इर्द गिर्द भी वही लोग होंगे मुसाहिबीन जो साहब आलम को खुश करेंगे। अगर वो साहब को खुश करते रहेंगे तो कोई और काम कैसे करेंगे? तो मेरे नजदीक तो मसला टीम का नहीं है, मेरे नजदीक तो मसला कप्तान का है। हाँ साहब को ये इतराफ कर लेना चाहिए कि उन्हें टीम बनानी भी नहीं आती। वर्ल्ड कप की टीम भी उन्होंने नहीं बनाई थी, ये इत्तेफाक था या हमारी किस्मत थी या बदकिस्मती कह ले कि उस वक्त सारे अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे और एक अच्छी टीम बन गई और अब कौम 92 के वर्ल्ड कप का नतीजा भुगत रही है। तो अगर कोई ये समझता कि वुज़रा नालायक है, उन्हें कोई कामकाज नहीं आता, तो इसकी जिम्मेदारी भी खासा पर आती है। जिनका सबसे मुस्तनद बॉलर वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार है, यानी जिनकी चॉइस उस्मान बुज़दार, महमूद खान जैसे लोग होंगे, तो उनकी नजर करम किसी काबिल और मेहनती आदमी पर या मेरिट पर आए हुए शख्स पर कहां टिक सकती है? जहां तक शहबाज गिल या फरदौस आशिक अवान का तल्लुक है, तो उन बेचारों की झूठी मुखालफिन की बातों का जवाब देना है। यानी जवाब गजल, कोई गजल कहेगा तो गजल सुनाएंगे, कोई नज़म कहेगा तो नज़म सुनाएंगे, कोई कसीदा कहेगा तो वापस कसीदा सुना देंगे। तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग उनकी बातों का ज्यादा नोटिस नहीं लेते। तो मेरे कप्तान ने जिस तरह की टीम सेलेक्ट की है और जिस तरह उनकी तरबियत की है और जिस तरह हफ्तावार उनको बुला के समझाया जाता है कि किस तरह मुखालफिन की मंजी ठोकनी है, तो वो काम तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर तवक्को ये है कि एक तरफ वो मुखालफिन की मंजी ठोकते रहे और तरबियत उनको गालियों की दी जाए और रिजल्ट वो किसी बड़ी अच्छी हुकूमत का यानी मुस्लिम लीग नून का या पीपल पार्टी की हुकूमत से बेहतर दे दें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और ब्रॉडशीट कंपनी ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही हंगामा मचाया हुआ है, उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं मुजीबुर शामी भी। देखते कि उनका इस हवाले से क्या नुक्ता नजर है, उनकी मालूमात क्या है और उनका तजिया क्या है। वॉच मुजीबुर शामी। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब इख्तिदार में आए और नैब बनी, तो फिर ये जो ब्रॉडशीट है इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है या ब्यूरोक्रेट है उनके एहसासों का खोज उनके एहसासों का खोज लगाया जाए। ठीक, अगर खोज कोई लगा लिया गया तो 20% या इस 25 कंपनी को या 25% इसको इसका हिस्सा मिलेगा। इसने काम शुरू कर दिया, लेकिन ये काम किसी किनारे नहीं लगा कि वो मुआहिदा जो है यकतरफा तौर पर
नैब ने मनसूख कर दिया, समझा कि नतीजा नहीं निकल रहा, सही है। ये जो भी वजह थी। ठीक है, अब ये ब्रॉडशीट ने दावा कर दिया कि इन्होंने तो जनाब हमारा नुकसान कर दिया, सही है। हम तो काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने हमारे यकतरफा तौर पर मुआहदा मनसूख कर दिया। अब वो मुकदमा होते होते अब वो मुकदमा जीत गई लंदन में, हुकूमत पाकिस्तान को पैसे देने पड़े अरबों रुपए, और वो हर्जाना समझे या वो मुआहदे के तहत जो पेमेंट थी, जो हर्जाना है ना, वो हर्जाना अदा कर दिया गया। अब वो ब्रॉडशीट जो है उसके पास क्या है, कुछ होता तो सामने आ जाता। फवाद चौधरी साहब से अब भी जब पूछ लेते उसने हैं, कहा आगे। ब्रॉडशीट वाले ने, वो गए लंदन की कोर्ट में कि भाई ये जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली के फ्लैट्स हैं, ये क्योंकि इनके खिलाफ फैसला आ चुका है नैब की अदालत का कि इनको जब्त कर लिया जाए, तो इसलिए इनको भी आप अपना इनको भी आप वसूल कर ले, चार्ज लगा दें इसके ऊपर, ताकि पैसे वसूल किए जा सके। अदालत ने कहा कि नहीं, ये जो है अभी क्योंकि मुतनाज़ मामला है, अदालत ने वो बात नहीं मानी। इस पर मुस्लिम लीग नून ने बयान दिए, फिर शहजाद अकबर उसका मजाका उड़ाया, फिर शहजाद अकबर मैदान में आ गए। भाई बात यह है कि आप कोई और काम करें, इस मुल्क अपना मैनिफेस्टो उस पर अमल करें, ब्रॉडशीट से दोबारा एग्रीमेंट कर लें, कोई ऐसा असल मसला ही असल कामों से तवज्जो उठाना है। रोजाना की बुनियाद पर इशू पैदा किए जाते हैं ताकि मीडिया उसमें सरकपाता रहे, अंगेज रहे और अंगेज रखे। न गवर्नेंस की बात हो, न कारकर्दगी पर सवाल उठे। काम करना होता तो हुकूमत अपोजिशन के पीछे लठ लेकर क्यों पड़ जाती। हाँ साहब की सियासत से अगर आप अपोजिशन को निकाल दें, अपोजिशन को मनफी कर दें, तो उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं रहेगा। ब्रॉडशीट कंपनी का किस्सा अब सबको अच्छी तरह मालूम हो चुका है, किसने उसमें से हिस्सा मांगा और उस कंपनी का काम क्या था और उससे मिला क्या। अगर ब्रॉडशीट कंपनी ने किसी की भी करप्शन पकड़ी होती तो अब तक उसको फांसी हो चुकी होती, या फिर उसकी बदनामी के इश्तिहार तो छप चुके होते, भरे बाजार में उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी होती। तो मसला ये नहीं है, मसला कुछ और है। मसला ये कि कहां से वो रोजाना की बुनियाद पर एक इशू निकाला जाए, एक ट्रक की बत्ती जलाई जाए और लोग उसके पीछे लगे रहे। अब बताएं, लोग महंगाई को रोएं या फिर सियासतदानों करप्शन का मातम करें। उनके मसाइल में रोजाना की बुनियाद में इजाफा हो रहा है। सिरे महल से लेके सरूर महल अरबों डॉलर की करप्शन की दास्तानें कई सालों से लोगों को सुनाई जा रही हैं, और अब ये होशरुबा तिलस्मे होशरुबा की दास्तानें नजर आती है, अल्फ लैला के किस्से नजर आते हैं। यानी खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ गिलास तोड़ा 12 ने। तो ये बात समझ लें कि इस मुल्क में जुर्म रोकने की नीयत किसी की नहीं है, और पॉलिटिकल मामलात में अगर कोई जराइम होते हैं तो वो तो बिल्कुल ही किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते। हाँ, सिवाय किसी को एक्सप्लॉइट करने के, जुर्म होने देते हैं, उसके बाद उसकी बुनियाद पर किसी को एक्सप्लॉइट किया जाए, इसके सिवा कुछ नहीं। तो इसका अवाम को क्या फायदा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाह खान अब्बासी ने भी इस मौजू पर बात की ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से, और उन्होंने भी इस पर कुछ रोशनी डाली। शाह खान अब्बासी अमेरिका गए थे, वापस आए हैं, तो उनको भी इस किस्से का इल्म है। वो देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। में खड़ा करता है, आज खुद कटहरे में खड़ा है। नैब को खुद शर्म आती है और उससे पूछने वाले भी आज खामोश बैठे हैं। इंसाफ की बात होती तो आज अदालतों में सुओ नोटिस दिया जाता, तो उसे कहेंगे नहीं, ये जो नाम है, चंद नाम वहां से निकाले जाएं, चंद नाम छुपाए जाएं। वो नैब जो इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को प्रोसिक्यूट नहीं परसिक्यूट करता रहा, उससे कोई पूछने वाला है। नैब के पास कोई जवाब है कि उसने 7 अरब रुपया जो दिया उससे क्या उसको मिला, जो फैसला बरतानिया के। तो ये सवाल बड़ा अहम है कि इस किस्से में नैब झूठ बोल रही है या ब्रॉडशीट झूठ बोल रही है, हुकूमत झूठ बोल रही है या मुस्लिम लीग नून वाले झूठ बोल रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं जो है लुब्बे लुबाब होना चाहिए। सुना तो ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ब्रॉडशीट के मामले के लिए एक कमेटी बना दी है, उसकी तहकीकात करने का फैसला किया है, और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है। तो इस कमेटी ने बहुत सही काम किए हैं और हमेशा पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इफेक्टिव काम करती है। और ये भी आज कहा गया है, राना तनवीर इस कंपनी को हेड करते हैं, इस कमेटी को हेड करते हैं।
तो उन्होंने ये भी आज क्लेम किया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पिछले 2-2.5 साल में जो रिकवरी की है वो नैब से कहीं ज्यादा है। तकरीबन 500 अरब रुपए की रिकवरी तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कर चुकी है और नैब तो रिकवरियां करने की बजाय हम हुकूमती खजाने से पैसे गैर मुल्की कंपनियों को अदा कर रहा है। तो इस मामले की इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए और अगर ये इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है तो चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। यहां पे लेके एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं चाय पानी और पिज़्ज़े के मौजू के ऊपर। हमारे दोस्त देखते हैं कि हमारे दोस्तों के पास क्या कहानी है और क्या तजिया है। वॉच रिपोर्टर्स। तो ये पश्तो में बोल रहे थे क्योंकि बलूचिस्तान में ये खिताब कर रहे थे लोरालाई में, और कि ये कह रहे थे जनाब वो जनरल साहब ने चाय की, मैं मफहूम बता रहा हूँ कि चाय की बात की है, तो मैंने उनको कहा जनाब खुद पिज़्ज़ा खाते हैं और हमें चाय, और फिर आगे जाके वो कहते हैं कि अभिनंदन को भी एक चाय पिलाई थी और अगर वही पिलानी है तो फिर हम में और अभिनंदन में आपने क्या फ़र्क रखा, लिहाजा वो इरादा तो कैंसिल। लॉन्ग मार्च किस तरफ कर रहे हैं? राइटर साइड अगर 1 मिनट है तो मैं जरा एक बात करना चाहता हूँ। हाँ जी साबर शाकर साहब, तो हुआ ये, आप इतनी तेजी से ये रिपोर्टर जो है ना बहुत सारे लोगों की उनकी पॉलिसियां और उनका पोस्टर और उनका अवामी और सियासी और पसे पुष्ट और सामने जो है रवैये, उनको इतना बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है कि अब ये रोते फिर रहे हैं और आपको और मुझे गालियां देते हैं और एयर भाई को। जी हुआ ये कि वे बैग बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक साहब को भेजा कि चौधरी साहब को कहा कि हाथ हौला रखें, तो मैंने कहा भाई अब उधर गार्डियन में छप गया है, उधर न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया था, अगर हमने बंद भी कर दिया तो वो तो नहीं। उन्होंने कहा दैट वे यू हैव सक्सीडेड, इधर छाप देते हो उधर छप जाता, उधर छप जाता क्या है कि यहाँ न्यूयॉर्क में छपा हुआ इधर छाप देते। तो आप जो है इनकी जड़ों में बैठ गए। आपने उस दिन शो में मेरी मर्जी और मेरी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, आपने क्या जो चाहे उसको पिलाई थी अभिनंदन को, तो इन जो चाहे इनको देनी है वो भी वही चाहे होगी। वो इस तरह उनके गले में पड़ गई, तमाम टॉक शो जो है उस तरफ चल पड़े, सोशल मीडिया पर कैंपेन चली गई, वो वायरल हो गया और आज वो मौलाना अभिनंदन मार का चाहे से भाग गए और अब क्या कहते हैं मैं इस्लामाबाद लेके जाऊंगा। जी अब इस्लामाबाद के तो सब देखें वो मिर्जा गालिब की शायरी बड़ी मुश्किल आप बहुत, मैं आप लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, आप बिल्कुल आप बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजड़ा भी मर जाना। बंदा पूछे तो आनू किस गल दिया खुशियां चढ़िया ने। चाय पानी से तवाज़ा करना ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी रवायत है। अभिनंदन को भी हमने इज्जत और एहतराम से वापस भेजा था, उसको कोई फैंटी नहीं लगाई थी। लेकिन फौज की जानिब से अपोजिशन की चाय पानी से तवाज़ो का मतलब ये निकाला जा रहा है कि अपोजिशन की अच्छी तरह खातिर तवाज़ो की जाएगी और ये मतलब हुकूमत के हामी निकाल रहे हैं, जबकि जिन्होंने जाना है पीडीएम वाले वो इसका तर्जमा यूं कर रहे हैं कि खां साहब जाने और हुकूमत जाने। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में फैसला करें, आपस में लड़े, दारुल हुकूमत जाने यानी हुकूमत जाने या अपोजिशन जाने। क्योंकि अपोजिशन बार बार ये कह रही थी, फैसला नहीं हुआ था, बार बार ये ऐलान किया जा रहा था, बार बार ये वार्निंग दी जा रही थी कि ये ना हो हम रावलपिंडी की तरफ चल पड़े। तो उसका जवाब आ गया, जवाब ये मिला कि रावलपिंडी आने की जरूरत नहीं, इस्लामाबाद की तरफ जाए, वहीं आपका काम हो जाएगा, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो हर कोई चाय पानी से तवाज़ो का अपना अपना मतलब निकाल रहा है। लेकिन बंदा पूछे कि तो किस गल दिया खुशियां ने, ये तो और ज्यादा अलार्मिंग है, हुकूमत के लिए खतरे की बात है। हुकूमत तो बड़े आराम से बैठ गई थी कि चले हमारा मसला ही नहीं है, अपोजिशन जाने और रावलपिंडी वाले जाने। लेकिन अब वापस वो कहते ना
यू टर्न दिला दिया गया कि चले जनाब उधर जाए इस्लामाबाद की तरफ। तो अपोजिशन अगर इस्लामाबाद की तरफ आती है तो इसका मतलब ये कहां से हुआ कि हुकूमत बच गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान ये कहा है कि पार्लियामान कानून बनाती और अदलिया इसकी तशरीह करती है, और अदालत ने अगर इसकी तशरीह की तो फिर सब इस बात के पाबंद होंगे कि अदालती तशरीह को माना जाए। जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास 3 मुख्तलिफ तरह के इख्तियारात हैं। अदालत 2 हुकूमतों के दरमियान तनाज़ा पर फैसला कर सकती है। अदालत का दूसरा इख्तियार 184/3 का है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ भी अपीलें सुनी है। सुप्रीम कोर्ट सदर के रेफरेंस पर मशवरा और गाइडलाइन दे सकती है। ओपन बैलेट के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा, अदालत ने कभी सियासी मामलात पर बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश को तस्लीम करने का इख्तियार भी पार्लियामेंट को दिया था। अदालत ने सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दिया था। कल को कोई आकर खुद को खलीफा कहे तो अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। नवाज शरीफ केस में अदालत ने असम्बली तहलील करने का हुक्म कालअदम करार दिया। सदर और वजीर आजम और स्पीकर के इलेक्शन किसी ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकते। आर्टिकल 225 के तहत आम इंतखाबात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हो सकते हैं। अदालत के पास इख्तियार है वो किस तरह आर्टिकल 226 की तशरीह करती है। जिसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन ने यह रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान कानून बनाती है और अदलिया इसकी तशरीह करती है। इंतखाबात का तरीकेकार जिस कानून में दर्ज है उस इलेक्शन उसी के तहत होगा। अदालत ने तशरीह की तो फिर सबको ये मानना पड़ेगा। और अब उस केस की आपको तफसील बताते हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई मुहारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई मुहारी के बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट के हुक्म पर वजारत इत्तलात का नुमाइंदा भी अदालत में पेश हुआ। जस्टिस अतर बिल्ला ने पूछा, हुकूमत ने उम्र की हद में क्या नरमी की, जिस पर वजारत इत्तलात ने जवाब दिया, जी सर, उम्र की हद में नरमी की गई है। नुमाइंदा वजारत इत्तलात ने बताया कि एक समरी 13 और दूसरी 26 नवंबर को भेजी गई। जस्टिस अतर बिल्ला ने मार्क्स दिए कि आपने खुद ही नई मुहारी का चेयरमैन पीटीवी तकर्र करके समरी कबीना को भेज दी। वजारत इत्तलात चेयरमैन पीटीवी की तकर्री का मजाज नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा, उसमें क्या लिखा है, तनख्वाह ले या न ले वो अलग बात है, तरीकाकार के बारे में बताएं। वजारत इत्तलात के नुमाइंदे ने बताया कि हमने अपनी समरी में लिखा है कि नई मुहारी सौदे के काबिल हैं, उनका बड़ा तजर्बा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, उम्र की हद में नरमी के लिए आपने वजह क्या लिखी। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि वफाकी हुकूमत किसी को चेयरमैन नहीं बना सकती। आप फैसला पढ़े बगैर समरी कबीना को भेजकर कबीना को भी शर्मिंदा करेंगे। आपने समरी भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुतलका पोर्शन नहीं पढ़ा था। कबीना ने वाज़ेह तौर पर उम्र की हद में नरमी का कोई फैसला किया और ना ही आपने सही समरी भेजी। जैसे अतमुल्लाह ने मार्क्स दिया कि नई मुखारी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कोई कानून से बालातर नहीं। हम ये मामला वफाकी कबीना को भेज रहे हैं, वो इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में देखे। अदालत अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, इसलिए अदालत इस तायनाती को कालअदम करार नहीं दे रही, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। फैसला वफाकी कबीना के सामने रखे, वो अपने फैसले पर नजर सानी करे। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई मुहारी से कहा कि वो चेयरमैन पीटीवी के तौर पर काम नहीं कर सकते, तो मामले की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।